गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज 27 जुलाई को हम बात कर रहे हैं वार सोमवार। जैसा कि आपको पता है अनलॉक पीरियड चल रहा है, बहुत जल्दी आपके स्कूल खुलने वाली हैं और हम बराबर आपसे टच में हैं। सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, आपको पीडीएफ भी भेजा जा रहा है, तो आप पढ़ाई करते रहें, अपना होमवर्क पूरा करें। और आज जो हम बात करेंगे वो कंबंशन एंड फ्लेम क्लास 8 के नोट्स की बात करेंगे जो चैप्टर 6 में है। आइए हम पढ़ते हैं कंबंशन को। आप ध्यान से इसके अच्छे से देखिए, नोट्स बनाना है आपको कॉपी में, और जो चीज़ समझ में नहीं आए आप मुझे कॉल बैक करेंगे। आपको सारी चीज़ें जो भी जानकारी लेनी है वो आपको दी जाएगी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। A chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat and light is called combustion। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वो हीट और लाइट देता है, उसे हम कंबंशन कहते हैं। हिंदी में कंबंशन को दोहन कहा जाता है। तो किसी चीज़ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना और उससे ऊष्मा और प्रकाश निकलना दोहन कहलाता है, दहन कहलाता है, कंबंशन कहलाता है। इट मीन्स द बर्निंग ऑफ वुड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंबंशन। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं एग्जाम्पल दे रखे हैं, फ्यूल ऑक्सीजन किया तो एग्जॉस्ट के रूप में अभी क्या निकल रहा है, हीट एंड लाइट आपको दिखाई पड़ रही है। अब हम बात करेंगे कंबंशन एंड नॉन कंबंशनल सब्सटेंस विच ईज़िली कैच फायर। जो सब्सटेंस आसानी से आग पकड़ लेते हैं उन्हें हम कंबंशियल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे पेपर, कोल और वुड। इसके बाद हम बात करते हैं सब्सटेंस विच डोंट कैच फायर रैपिडली। जो तेज़ी से आग नहीं पकड़ते हैं उनको हम नॉन कंबंशियल कहते हैं, सच एज सैंड, वाटर, ग्लास। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ वुड एंड कैंडल फ्लेम। इनके पीछे क्या, इनके लकड़ी का और क्या जो कैंडल फ्रेम है उसका किस तरीके से कंबंशन में रहता है, उनका जो लुक है जिसे हम फ्लेम कह रहे हैं, उनमें क्या बात होती है। सबसे पहले फ्यूल के बारे में बात करते हैं। फ्यूल क्या है? फ्यूल एनी सब्सटेंस विच अपॉन कंबंशियल सब्सटेंस ए यूजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज फ्यूल। एक ऐसा सब्सटेंस जो कंबंशेबल प्रोसीजर के अंदर एनर्जी बना सकता है उसे हम फ्यूल कहते हैं। जैसे फॉसिल्स फ्यूल, बायोगैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सभी जो हैं ये सब्सटेंस फ्यूल कहलाते हैं। फ्यूल कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। ये सॉलिड भी हो सकता है, ठोस, लिक्विड द्रव और गैसेज। ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस इट मे बी आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। और इसकी जो अकरेंस है, जो मौजूदगी है, मिलने के आधार पर यह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह का हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, एंड कैन ईजिली कैच फायर विद द फ्लेम। और फ्लेम के साथ वो आग देते हैं, ज्वाला देते हैं, उनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। यानी जिनका इग्निशन टेम्परेचर, जिस पर कोई भी सब्सटेंस जलने को तैयार होता है, आग पकड़ता है, उसे हम उसका इग्निशन टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस उन्हीं को बोलते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम तापमान पर होता है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, एलपीजी है, सीएनजी है, एसीटोन है। अब हम बात करते हैं फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ केमिकल कंबंशन रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल। आग एक किसी भी केमिकल सब्सटेंस का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना ही होता है, और ये डिपेंड करता है कि वहाँ उस फ्यूल को ऑक्सीजन कितनी अवेलेबिलिटी हो रही है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के आधार पर हम
आग की जो क्वांटिटी है उसको हम देख सकते हैं। अब कैंडल फ्लेम की बात करते हैं। कैंडल फ्लेम, फॉर जनरेशन ऑफ फायर वी नीड द थिंग्स टू बी रिप्रेजेंट सिमुटेंशियली सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल कंबस्टिबल मटेरियल। जो कंबंशियल मटेरियल होते हैं उस तरीके के ईंधन की ज़रूरत होती है। हीट सोर्स ऑफ रेज टेम्परेचर और फ्यूल ऑफ इट्स इग्निशन, और हीट सोर्सेज होना चाहिए कि ताकि उस फ्यूल को वो इग्निशन टेम्परेचर मिल जाए जिस पर वह आग पकड़ता है। एनफ ऑक्सीजन टू सस्टेन कंबंशन, सो इफ़ वी रिमूव एनी वन सोर्सेज फायर कैन बी कंट्रोल। और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और उसका कंट्रोलिंग होना चाहिए कि जिस चीज़ की सप्लाई हम दे रहे हैं अगर उसकी रोक दी जाए तो उस आग पे कंट्रोल पाया जा सके। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन फ्यूल है, इसको ऑक्सीजन मिल रहा है तो उतना ही हीट प्रोड्यूस हो रहा है। फ्लेम की बात करते हैं। फ्लेम इज़ द विजिबल एंड गैसियस पार्ट ऑफ द फायर। जो फ्लेम है वो एक दिखने वाला गैसियस पार्ट है आग का। What can be seen in the flame in the light energy released due to combustion of fuel, जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। आइए अब हम जोन ऑफ कैंडल फ्लेम को समझते हैं। सबसे इसका जो हॉटेस्ट पार्ट है वो आउटर जोन, जो पूरी तरीके से कंप्लीट कंबंशन होता है। जहाँ कंप्लीट कंबंशन है वो इसका हॉटेस्ट पार्ट होता है। मॉडरेटली हॉट, जो बीच वाला जो हिस्सा है उसे हम मॉडरेटली हॉट कहते हैं, मतलब मध्यम, वहाँ पर गर्मी होती है। मिडिल जोन पार्शियल कंबंशन हो रहा है, और लीस्ट हॉट सबसे कम जो गर्म है वो होता है इनर मोस्ट जोन, जो अनबर्न्ड वैक्स वेपर होती है वहाँ पर। ये इस तरीके से हम इसीलिए बीच में से जब हाथ निकालते हैं तो वहाँ पर मिडिल और लीस्ट जो जोन होते हैं वो टच में आते हैं, इस वजह से वहाँ आग कम लगती है। वैक्स कैंडल का आपने ये देख लिया। इसके आगे बढ़ते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, आउटर मोस्ट जोन अभी अभी आपको बताया वो एक हॉटेस्ट पार्ट होता है सभी जोन में, ब्लू कलर का होता है। एंड दिस इज़ ड्यू टू कंप्लीट कंबंशन, और यहाँ पे कंप्लीट कंबंशन होता है। ओके, देन वी टॉक अबाउट द मिडिल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम विच इज़ मॉडरेटली हॉट एंड इज़ येलो इन द कलर। जो मिडिल पार्ट है वो हल्का गर्म होता है, और कलर की बात करें तो वो पीला कलर में दिखाई देता है रोशनी। एंड पार्शियल कंबंशन इज़ द फ्यूल टेक प्लेस, और यहाँ पर जो फ्यूल का जो कंबंशन है वो पार्शियली होता है। इट मीन्स आंशिक रूप से, पूरी तरीके से वहाँ पर ईंधन नहीं जलता है। देन वी टॉक द इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विच इज़ द लीस्ट हॉट एंड ब्लैक इन कलर। जो सबसे कम गर्म हिस्सा होता है फ्लेम का वो होता है सबसे अंदर वाला हिस्सा, जो कि ब्लैक कलर में होता है, और यहाँ पर अनबर्न्ड वैक्स वेपर मौजूद होते हैं। इसीलिए जब किसी तरह का खेल दिखाया जाता है, आग के अंदर से हाथ डाला जाता है, तो सबसे जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर हाथ को इस तरीके से लेके जाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि देखिए आग के अंदर से हाथ देने पर भी जल रहा नहीं है। उसका कारण यही होता है कि जो इनर मोस्ट जोन है वहाँ पर उस हाथ को ले जाया जाता है ताकि वो बहुत कम वहाँ पर उसे हीट मिलती है और वो जलने से बच जाता है। इस तरीके से ये फ्लेम जोन को हमने समझा। आगे हम बात कर रहे हैं स्मोक। एक स्मोक मीन्स धुआं। स्मोक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड अनबर्न्ड पार्टिकल्स dispersed in gases. The black color of smoke is due to the presence of unburnt carbon particles in the smoke. स्मोक जो धुआं है उसका प्रोड्यूसिंग का कारण ही यही होता है कि जो ईंधन है वो पूरी तरीके से बर्न्ट नहीं होता, तो एयर के अंदर उसके जो ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं, जो अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल बोले जाते हैं, और उसी वजह से वो ब्लैक कलर का हमें धुआं नज़र आता है, हम उसे स्मोक कहने लगते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी इंजीरियस होता है। नाउ वी टॉक अबाउट द मैचेस स्टिक, द टाइप्स ऑफ कंबंशन। Types of combustion in which heat and light are released in a very short span of time is called rapid combustion.
कंबंशन के जिस टाइप में हीट और लाइट रिलीज़ होती हैं बहुत ही कम टाइम में और तेज़ी के साथ, उसको हम रैपिड कंबंशन कहते हैं। यानी तेज़ी के साथ दहन होता है, हिंदी में से हम दहन कहते हैं, किसी चीज़ का जलना और उसे हीट और लाइट का प्रोड्यूस होना। फॉर एग्ज़ाम्पल एलपीजी, जो हमारे घरों में जो गैस होती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जब उसे हम बर्न करते हैं तो ब्लू फ्लेम के साथ बहुत ही अच्छी रोशनी देती है और उसके अंदर वो किसी प्रकार का कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। तो वो कम्प्लीटली कंबंशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जिससे हम समझ सकते हैं कि जब कम्प्लीटली कंबंशन होता है तो कार्बन पार्टिकल्स एयर में मौजूद नहीं होते हैं और वो हेल्थ के हिसाब से, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अच्छा माना जाता है। टाइप्स ऑफ कंबंशन इन विच सब्सटेंस कैच फायर ऑन देयर ओन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज टर्म्ड एज स्पॉन्टेनियस कंबंशन। और एक ऐसा कंबंशन जहाँ सब्सटेंस अपने आप ही बिना किसी हीट एप्लीकेशन के खुद ही अचानक आग पकड़ लेता है, उसे हम स्पॉन्टेनियस कंबंशन कहा जाता है। जैसे फॉरेस्ट फायर, जंगल में लगने वाली अचानक जो आग होती है, वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। मैच स्टिक की जहाँ तक बात करते हैं, मैच स्टिक का जो बिहेव है, उसका जो वर्किंग है, वो कैसे होता है, आइए उसको समझते हैं, मैच स्टिक की वर्किंग को। द मेन कंपोनेंट ऑफ बल्ब of matchstick is red phosphorus which is turned into white phosphorus on heating। सबसे मेन जो कंपोनेंट होता है मैच स्टिक के आगे की तरफ, जो उसका नोड होता है जिसे हम बल्ब ऑफ मैच स्टिक बोलते हैं, वो रेड कलर का होता है। और रेड होता है क्योंकि उसमें मौजूद होता है फास्फोरस। लेकिन जब उसे हम फ्रिक्शन करते हैं, उसे हम रगड़ते हैं, मैच स्टिक के जो साइड में जो लेयर बनी होती है ब्रैकेट्स, जैसे ही उनके ऊपर उसको रबिंग किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो वो फॉस्फोरस वाइट में टर्न हो जाता है, वाइट में, और वाइट में टर्न होते ही वो हीटिंग देने लगता है। इस तरीके से मैच स्टिक का जो वर्किंग होता है। और जो वाइट फॉस्फोरस है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत तेज़ी से होता है, अचानक होता है, स्पॉन्टेनियस इग्नाइट होता है वो, इसलिए जैसे ही रबिंग प्रॉपर होती है वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं, thereby increasing the temperature of wooden stem of the ignition point and the matchstick start burning। और जैसे ही वो इग्निशन टेम्परेचर मिलता है तो उसका जो वुडन स्टेम है, लकड़ी वाला जो तिल्ली जैसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो तुरंत इग्निशन पॉइंट को टच करके और वहाँ पर बर्निंग करना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि रेड फॉस्फोरस जो है वाइट फॉस्फोरस में मैच स्टिक में चेंज होता है और वो तुरंत अपना एक इग्निशन टेम्परेचर लेता है और वो मैच स्टिक बर्न होने लगती है। आइए हम बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की बात करेंगे, फायर कंट्रोलिंग की बात करेंगे। द फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग एनी और ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ द कंबंशन, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड इग्निशन टेम्परेचर। तो 3 चीज़ों से ये कंट्रोल होती है। बात करें फायर की तो उसको मिलने वाली ऑक्सीजन, एयर की, उसका इग्निशन टेम्परेचर, उसको लोअर किया जाए, उसको कम किया जाए, ठीक है, और फ्यूल जो ईंधन है वो किस प्रकार का है। इन 3 को हम ध्यान में रखते हुए फायर कंट्रोलिंग की बात करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर इज़ अ डिवाइस यूज्ड बाय द ब्रिज टू कंट्रोल फायर। फायर एक्सटिंग्विशर एक वो डिवाइस है जो काम में ली जाती है फायर ब्रिगेड, बाय द फायर ब्रिगेड टू कंट्रोल फायर, फायर ब्रिगेड द्वारा फायर को कंट्रोल करने के। रोल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। उनका सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो पावर सप्लाई को रोकते हैं। किसकी पावर सप्लाई को? ऑक्सीजन की पावर सप्लाई। एंड डाउन द टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर को कम करने का प्रयास करते हैं जो फ्यूल का होता है। तो इस तरीके से ये जब होता है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। आइडल फ्यूल क्या है? आइडल फ्यूल किसे कहेंगे? आइडल फ्यूल वो कहेंगे जो फ्यूल सस्ता हो, चीप हो, ईजिली अवेलेबल हो, आसानी से मिल जाए, एंड रेडिली कम्बंशेबल, और साथ ही साथ वो तेज़ी से कम्बंशेबल भी होना चाहिए। आइडल फ्यूल, द फ्यूल इज़ ए चीप ईजिली अवेलेबल। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, आदर्श ईंधन वही ईंधन है जो सस्ता हो, आसानी से अवेलेबल हो और
जल्दी से वो आग पकड़ता हो। सेकंड, इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी जो कैलोरी मिलती है, जो ईंधन के जलने से जो एनर्जी, जो हीट प्रोड्यूस होगी, वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू का होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड, इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस और रिड्यूस दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, और इस तरीके के जो खराब चीज़ें, खराब गैसेस जो प्रदूषण फैलाती हैं, पोल्यूट्स करती हैं एनवायरनमेंट को, वो उसमें नहीं होनी चाहिए। उसे हम आदर्श ईंधन कहते हैं। हाँ, आइए हम जानते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। और आदर्श ईंधन की अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आदर्श जो ईंधन है उनमें हमारा है पेट्रोल है या डीजल है। बताइए क्या होगा? ये दोनों ही आदर्श ईंधन नहीं हैं, क्योंकि इनके कंबंशन होने से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। तो सबसे जो अभी तक है हमारे पास अवेलेबल वो है CNG और LPG। ये हमारे लिए आदर्श ईंधन है। इनको ले जाना भी आसान है, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छी होती है और इनसे हार्मफुल गैसेस भी नहीं निकलती हैं, बहुत ना के बराबर। कैलोरीफिक वैल्यू को हम समझते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीटिंग कंबंशन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। 1 kg अगर हमने ईंधन लिया और उसको पूरी तरीके से कम्प्लीटली कंबंशन करने से जो अमाउंट हीट एनर्जी का प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे ईंधन की उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस इन ए यूनिट इज कॉल्ड किलो जूल पर केजी, जिसे हम केजे पर केजी कहते हैं, यानी किलो जूल पर केजी। 1 kg में कितना किलो जूल हमें हीट एनर्जी के रूप में कैलोरीफिक वैल्यू गेन हो रही है, उसे हम कहेंगे कि हमें क्या चीज़ कितनी मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, आपको कैलोरीफिक वैल्यू पता होगी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीटिंग कंबंशन ऑफ 1 kg ए फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, कि कितनी मात्रा में 1 kg ईंधन को जलने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, जो हमें एनर्जी मिली है, उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। एफिशिएंसी ऑफ दैट प्रोपोर्शन ऑफ एवरी रिलीज बाय ए फ्यूल कंबंशन प्रोसेस विच इज़ कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, और साथ ही साथ जो एनर्जी रिलीज हुई है फ्यूल के कंबंशन से, वो पूरी तरीके से काम में आनी चाहिए, वर्किंग में आनी चाहिए, तो वर्किंग फ्यूल होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट एफिशिएंसी, और कैलोरीफिक वैल्यू पूरी तरीके से वो क्या होती है, उसको पूरी तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके फंक्शन एफिशिएंसी, उसकी जो क्षमता है वो बराबर होनी चाहिए। तो तभी हम ये कह पाएंगे कि हाँ जो है हम पूरी तरीके से उसको बात कर रहे हैं। कैलोरीफिक वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी एंड इफ़ द वैल्यू इज़ लो द एफिशिएंसी विल बी लो। अगर वैल्यू लो होगी तो एफिशिएंसी भी लो होगी। हम बात करेंगे पोल्यूशन की। हार्मफुल प्रोडक्ट फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल, क्या क्या हार्मफुल प्रोडक्ट हैं जो बर्निंग ऑफ फ्यूल से मिलते हैं, चाहे वो लकड़ी हो या कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, तो वो जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जो एयर में रिलीज़ करते हैं उसे हम स्मोक कहते हैं, और वही स्मोक हमारी रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ हैं उनके लिए उत्तरदायी होती है। तो रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ हैं वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल की वजह से ही जनरेट होती हैं। तो हमें ये प्रयास करना है कि हम जो ईंधन का चुनाव करें, हम जो सिलेक्शन करें, जो भी LPG CNG है उन्हीं को करें, ताकि हमें कम से कम अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल एयर में मिले जो नुकसान कम है। और ये जो अनबर्न्ड पार्टिकल हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से जो स्मोक आता है, CO2 आती है एनवायरनमेंट में और वो बढ़ती है, वही एक कारण बनती है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग उसी को बोला जाता है। तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो वुड, कोल, कैंडल, पेट्रोलियम, ये सारे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल इसी से निकलते हैं जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ अस्थमा को फैलाते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। अब CO इमिशन, CO क्या है? CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनियस गैस है विच इज़ प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ फ्यूल। और वो पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो इनकम्प्लीट कंबंशन का एक एग्जाम्पल है, एक प्रोडक्ट है वो इनकम्प्लीट कंबंशन का। और ये CO जो है हमारे ब्लड से सीधा RBC से रिएक्ट करती है। ब्लड में जो मौजूद CO का जो हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन से ये रिएक्ट करती है, और हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करने की वजह से ये सीधा हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट में जा कर के और ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है और ये पॉइजनस गैस और मौत का कारण बनता है। इट्स डेंजरस टू बर्न कॉल इन ए क्लोज्ड रूम एज द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कैन बी किल पर्सन स्लीपिंग इन द रूम। कई बार आपने सुना होगा कि एक रूम में कुछ मजदूर सो रहे हैं और सोते सोते वहाँ पर उन्होंने सर्दी में अपने आप को ठंड से बचाने के लिए एक अंगीठी जलाई, और अंगीठी जलाते और उनको नींद आ गई और उसके बाद वो सो गए। और सुबह उठा तो सुबह का जब टाइम होता है तो पता लगा कि कोई उठ ही नहीं पाया। उसका कारण ये है कि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड उस रूम के अंदर प्रोड्यूस हो गई और वो एयर के साथ मिक्स होकर उनकी सांसों से चली गई और जो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके पॉइजनस गैस बना दिया। इस वजह से उनकी मौत होती है। तो हमें बंद कमरे में अंगीठी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देन वी टॉक अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, द राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। जो राइज होता है एवरेज टेम्परेचर, जो हमारी धरती का एक औसत तापमान है, और उसका बढ़ना किसकी वजह से? ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑन कंबंशन ऑफ फ्यूल इज टर्न एज ग्लोबल वार्मिंग। उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फिर से मैं आसान शब्दों में बोलने का प्रयास करता हूँ। कार्बन पार्टिकल्स जब एयर में आता है, फ्यूल जब बर्न होता है, तो CO2 की मात्रा एयर के अंदर बढ़ती है और उससे धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और धरती के टेम्परेचर का बढ़ना ही, तापमान का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। उससे रिजल्ट क्या होंगे? उसके बैड इफ़ेक्ट यही है कि मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स और चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न। जो हमारे आइस कैप हैं, पोलर आइस कैप, जो ध्रुव प्रदेशों के अंदर जो बर्फ़ के जोन हैं वो पिघलने लगते हैं। साथ ही साथ रेनफॉल पैटर्न जो है वो बदल जाता है। जब बारिश के समय में बारिश आनी होती है वो नहीं आती है, असमय बारिश आना या नहीं आना, पैटर्न चेंज हो जाता है और वही एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने काफ़ी कुछ सीखा है और मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इन केस फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है, हम तो आपको और प्रयास करेंगे। सभी टीचर्स स्कूल में आ रहे हैं, सभी अपना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट का आप अच्छे से काम भी कर रहे होंगे, सभी सब्जेक्ट के अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और सभी टीचर्स का सम्मान करें। उन टीचर से आप बात करते रहें। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो स्कूल में बहुत जल्द हम सभी मिलेंगे, प्रयास है। अभी जो सरकार की गाइडलाइन है उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब स्कूल ओपन होंगे, और जितनी भी पढ़ाई की जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, उसको दोबारा से आगे नहीं पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप गंभीरता से लें इस बात को, ताकि आगे का कोर्स जल्दी किया जा सके जब क्लास ओपन हो। ओके स्टूडेंट्स, आपको जो भी कोई प्रॉब्लम्स है उस पर बात करिएगा। जय हिंद, जय भारत।